भोजपुरी गायक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ सिंगर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिहार के सीवान के रहने वाला ये शख्स विनय शर्मा है, जो भोजपुरी गायक है और अब तक 100 से ज्यादा गाने गा चुका है। दिल्ली के पश्चिम जिले के डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया कि 10 अगस्त को जिले के नारकोटिक्स स्क्वाड टीम को सूचना मिली थी कि एक ड्रग तस्कर इंद्रपुरी में टोडा गाँव शास्त्री मार्ग टी पॉइंट पर किसी से मिलने वाला है। पुलिस मौके पर पहुंची और रात करीब 10:30 बजे विनय शर्मा पहुंचा। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नारकोटिक्स स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर संदीप, एएसआई करण सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह और हेड कांस्टेबल लेखराज ने की है। पुलिस ने इंद्रपुरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भोजपुरी गायक के पास इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेप कहां से आई, इसका पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। आईएनएस की रिपोर्ट। जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 अगस्त से शुरू होने जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया रवाना हो गई है। केएल राहुल की अगुवाई में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई। टीम इंडिया हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 18, 20 और 22 अगस्त को जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी। बीसीसीआई की ओर से टीम इंडिया के जिम्बाब्वे रवाना होने की जानकारी दी गई है। बीसीसीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। भारत की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, जिन्हें 11 अगस्त को टीम में शामिल किया गया था। वो शिखर धवन के स्थान पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें पहले कप्तान के रूप में नामित किया गया था और अब वो राहुल के डिप्टी होंगे। एक दिवसीय मैच के लिए भारत की टीम कुछ इस प्रकार है। टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, वहीं शिखर धवन उप कप्तान के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा टीम में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर शामिल हैं। आईएनएस की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 4 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल है। बिट्टा कराटे की पत्नी और कश्मीर विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक समेत 4 सरकारी कर्मचारियों को आतंकी संबंधों के लिए सेवा से बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आर्टिकल 311 का हवाला देते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से हटाया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम असबाह आरजुमन खान का है, जो बिट्टा कराटे की पत्नी हैं। असबाह आरजुमन खान 2011 बैच के जेकेएस अधिकारी थीं। आरोप है कि बिट्टा कराटे की पत्नी का आतंकवादियों से सीधे कनेक्शन था। इसके अलावा जेकेईडीआई में प्रबंधक के रूप में कार्यरत अब्दुल मुईद को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब्दुल मुईद प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन का बेटा है। आरोप है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। इन दोनों के अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी और सईद मुहीत भट्ट, जो कि कश्मीर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं, इन दोनों को भी नौकरी से हटा दिया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वैज्ञानिक पर आरोप है कि वो अलगाववादी गतिविधियों में शामिल थे। सभी 4 कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जो सरकार को अपने कर्मचारियों को बिना किसी जांच के बर्खास्त करने में सक्षम बनाता है। बता दें कि संदिग्ध आतंकी बिट्टा कराटे पर कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने का भी आरोप है। मनिंदर सिंह बिट्टा को साल 2019 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में है। आईएनएस की रिपोर्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म पीड़ित बच्चों के मामले में तुरंत सजा देने वाले जज का निलंबन वापस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद उन्हें बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई थी। हाल ही में सुप्रीम अदालत ने कहा था कि जब तक किसी जज के खिलाफ दुर्भावना या भ्रष्टाचार मामलों जैसा कारण ना हो, तब तक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल अररिया के एडीजी रहे शशिकांत राय को इसी साल फरवरी में निलंबित कर दिया गया था। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में तैनाती के दौरान उन्होंने कई मामलों में स्पीडी ट्रायल किया था, यानी उन्होंने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में महज 1 दिन की सुनवाई के बाद आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा दूसरे मामलों में 4 दिन की सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई थी। मामला संज्ञान में आते ही पटना हाईकोर्ट ने जज शशिकांत राय को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। 8 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा
कि जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसा मामला स्पष्ट ना हो तब तक कार्रवाई से बचा जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि वो अधिकारी ज़्यादा उत्साहित है। एससी ने पटना हाईकोर्ट को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। शशिकांत राय 2017 में न्यायिक सेवा से जुड़े थे और साल 2018 में जिला जज बने। उन्हें पॉक्सो कोर्ट की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद शशिकांत राय ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कई मामलों में स्पीडी ट्रायल किया और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलवाई। लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में जख्मी होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। घंटों बाद भी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी एक आंख खराब हो सकती है। उनके लिवर में गंभीर चोट लगी है, साथ ही हाथों की नसें भी कट गई हैं। उन पर हमला तब किया गया जब रुश्दी मंच पर व्याख्यान देने वाले थे। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक संदिग्ध की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी के रूप में हुई है। गर्दन और पेट में चाकू से हमले के बाद रुश्दी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हम इस हमले के उद्देश्य को समझने के लिए FBI के साथ काम कर रहे हैं। रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में हुआ था। सलमान रुश्दी एक जाने माने लेखक हैं। साल 1981 में लिखी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी दूसरी किताब ने बवाल मचा दिया था। उस किताब का नाम था द सैटनिक वर्सेस। ईरान में इस किताब का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। हालात इतने बिगड़ गए कि साल 1989 में ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने एक फतवा जारी किया, जिसमें रुश्दी की मौत का आह्वान किया गया था और रुश्दी को मारने वालों को $3 मिलियन से ज्यादा का इनाम देने की बात भी कही गई थी। INS रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से खुद को आइसोलेट कर लिया है। कांग्रेस पार्टी सांसद और महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में है। सोनिया गांधी इससे पहले जून की शुरुआत में भी कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। तब सोनिया गांधी को 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस समय सोनिया गांधी को हल्का बुखार और कोरोना के कुछ लक्षण थे, जिसके बाद उनका इलाज चला था और उन्हें 20 जून को छुट्टी दे दी गई थी। सोनिया गांधी से पहले 10 अगस्त को प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना से दूसरी बार संक्रमित हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने एक ट्वीट कर दी थी। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोरोना पॉजिटिव आई हूं और कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रही हूं। दरअसल बीते कुछ दिनों में भारत में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 15,815 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 68 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। INS की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.